सो ही एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छी होंगी और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया हूं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप सभी को वेयरवुल्फ की एक डरावनी कहानी जो है वो सुनाने वाला हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। आप सभी नोटिस कर रहे होंगे कि मैं वीडियोस जो है वो कम अपलोड कर रहा हूँ और आप सभी को ऐसा ही लगता होगा कि मैं वीडियोस बना नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैं इस चैनल पर अपलोड नहीं कर रहा। असल में मेरा एक नया चैनल है जो मैंने अभी बनाया है, मैं उस पर जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पर कई सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी है। वेंडिगो की एक अपलोड है, यक्षिनी की अपलोड है, रेलवे स्टेशन की अपलोड है और भी कई सारी वीडियोस जो है वो अपलोड है। कल मैंने ट्रक ड्राइवर्स की हॉरर स्टोरीज भी इस चैनल पर अपलोड करी है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। इस पर जो है 100 सब्सक्राइबर बस कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द जाकर सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूंगा। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि अब कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। जैनी अपने मॉम डैड का सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उसके मॉम डैड को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना था। जब सारा सामान पैक हो गया तो जैनी सारे सामान को लेकर नीचे पहुंची, जहां पर उसके मॉम डैड वेट कर रहे थे। जब जैनी नीचे उतरी तो उसने कहा, ये लीजिए मॉम डैड, सारा सामान जो जो आपने कहा था वो मैंने पैक कर दिया है। उसके बाद जैनी के डैड ने कहा, वेरी गुड, हमारी फ्लाइट का समय भी हो ही रहा, इसलिए हम निकलते हैं। बाहर उन्होंने एक टैक्सी बुला रखी थी। उन्होंने सारा सामान टैक्सी में रखवाया और खुद भी टैक्सी में बैठ के जैनी के डैड ने कहा, जैनी, वैसे तो मेरा मन नहीं है तुम्हें इस शहर में अकेला छोड़कर जाने का, लेकिन मजबूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इसलिए मजबूरन मैं और तुम्हारी मॉम जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखना, समझी। हमारे पीठ पीछे कोई मस्ती मत करना, किसी को घर में आने मत देना, खुद अकेली रहना, और किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं चलता हूँ। उसके बाद जेनी ने कहा, डैड, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? आप तो ऐसे घबरा रहे हैं। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र अब 22 साल की है। समझे आप, मुझे किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकती हूँ। उसके बाद जेनी के डैड ने कहा, हाँ हाँ, तुम तो हो ही मेरी स्ट्रांग बेटी, चलो मैं चलता हूँ। ये कहकर जेनी के जो डैड थे वो टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गई और जेनी टैक्सी को देखती ही रह गई। टैक्सी के जाने के बाद जेनी वापस घर में आई। उसके बाद वो आराम से सोफे पर बैठ गई और उसने मन ही मन सोचा, यस, मॉम डैड अब चले गए, अब पूरे घर में मेरा राज है। अब मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, मेरा जो मन करेगा वो मैं खाऊंगी और जो मन करेगा वो मैं टीवी पर देखूंगी, मजा आएगा। उसने अपना फोन निकाला और अपने मनपसंद खाने का जो सामान था, जो कि उसके मॉम डैड उसे खाने के लिए मना करते थे, वो सारा सामान उसने घर पर मंगाया। जब सारा सामान घर पर आ गया तो वो सारा सामान खाते हुए अपने घर में अपने फेवरेट शो को देखने लगी। शो को देखते देखते आधी रात हो गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। मौसम जो था वो अचानक से खराब होने लगा और आसमान में बिजली कड़कने लगी। जैनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस खराब मौसम से उसे बेचैनी क्यों हो रही है। उसने खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए। उसके बाद वो बेड पर लेट गई। तभी अचानक से उसका जो फोन था वो बजा। जैनी ने फोन उठाया तो कोई अननोन नंबर था। तभी सामने से किसी ने कहा, जी मैं एयरलाइन से बात कर रहा हूँ। मुझे बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स जिस फ्लाइट में गए थे वो क्रैश हो गई है। जैसे ही ये बात जैनी ने सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और जैनी ने कहा, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? और फिर सामने से उस आदमी ने कहा, जी नहीं, आप न्यूज़ देख लीजिए, प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है और आपके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप जितना जल्दी हो सके उनकी बॉडी को लेने के लिए हॉस्पिटल में आ जाइए। जैनी पागलों की तरह भागते हुए नीचे उतरी और उसने टीवी ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगाया, जिस पर न्यूज़ आ रही थी, प्लेन क्रैश हादसे में कई लोगों की गई जान।
क्रैश की वजह इंजन में तकनीक की खराबी को बताया जा रहा है। मामले की जांच हो रही है और जो जो लोग इस फ्लाइट में थे उन सभी की फोटोज आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और तभी जेनी के जो पेरेंट्स थे उनकी फोटोज भी टीवी स्क्रीन पर आ गई, जिसे देखकर जेनी जो थी वो फूट फूट कर रोने लगी और पागलों की तरह हॉस्पिटल के लिए निकली, जहां पर हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग पागलों की तरह चीख रहे थे और रो रहे थे क्योंकि कई लोगों ने अपनों को खोया था। पूरे हॉस्पिटल में मातम पसरा हुआ था। जेनी हॉस्पिटल में पागलों की तरह रोने लगी और फिर एक नर्स ने पूछा, जी आपका नाम क्या है? और उसके बाद में जेनी ने कहा, जेनी हावर्ड्स है मेरा नाम। उसके बाद उस नर्स ने कहा, ओह आपके पेरेंट्स की बॉडी, ये फॉर्म सबमिट कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। जब जेनी ने अपने पेरेंट्स की बॉडी को देखा तो उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी, मानो उसकी पूरी दुनिया जो थी वो उजड़ गई थी। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस डैड को उसने थोड़ी देर पहले ही हंसते हुए विदा किया था, उनकी लाश उसके सामने पड़ी हुई है। अपनी मॉम की लाश को देखकर भी जेनी के जो आंसू थे वो रुक नहीं रहे थे। वो पूरी पागल सी हो गई थी। पूरी रात रोते रोते उसने बिता दी। उसके बाद जैसे तैसे डॉक्टर्स ने उसे संभाला और उसे हिम्मत दी। जेनी ने अपने मॉम डैड का जो अंतिम संस्कार था उसे किया। जेनी को अपने मॉम डैड की मौत का काफी गहरा सदमा लगा था, जिसकी वजह से वो एकदम शांत रहने लगी थी, एकदम गुमसुम। अपने मॉम डैड के बारे में सोचती रहती थी और कभी भी कहीं भी रोना शुरू हो जाती थी। उसकी मेंटल जो हेल्थ थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और एक दिन उसके घर पर एक आदमी आया, जिसे देखकर जेनी ने कहा, आप कौन हैं? और फिर उस आदमी ने कहा, जी क्या आप जेनी है? आपके मॉम डैड की मौत की खबर सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैं लॉयर हूँ और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी का काम वगैरह है वो सब मैं ही देखता हूँ। तो आपके पेरेंट्स तो अब नहीं है इस दुनिया में, तो अब सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम करी जाएगी। जेनी ने रोते हुए कहा, क्या करेंगे अब इस प्रॉपर्टी का, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मॉम डैड जो मेरे लिए सब कुछ थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूंगी? और फिर उस वकील ने कहा, जेनी मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन सच यही है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। तो अच्छा यही होगा तुम इसे अपने पास संभाल कर रखो, तुम इसकी इकलौती वारिस हो। उस वकील ने जेनी के पेरेंट्स के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी जेनी के नाम करवा दी। उसके बाद जेनी जब प्रॉपर्टीज के पेपर्स को चेक कर रही थी तब उसे एक ऐसी प्रॉपर्टी के कागजात मिले जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था, और वो प्रॉपर्टी एक जंगल में बसा हुआ घर था। जेनी ने उस प्रॉपर्टी के बारे में अपने वकील से पूछा तो उस वकील ने बताया, क्या तुम्हें इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता? और फिर जेनी ने नाम में सर हिलाया। उसके बाद उसके वकील ने कहा, ये प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारे डैड ने काफ़ी साल पहले खरीदी थी। ये जो प्रॉपर्टी है ये उनकी खरीदी गई पहली प्रॉपर्टी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो कभी इस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए नहीं गए। बेचने के लिए कोई खरीदार भी नहीं मिला तो ये ऐसी की ऐसी पड़ी रही। अगर तुम चाहो तो जाकर देख सकती हो अपनी इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद जेनी ने कहा, ठीक है मैं एक बार ज़रूर जाके देखूंगी, आखिर ये कैसी प्रॉपर्टी है, कैसा घर होगा, कैसा सब कुछ है। और फिर वकील ने कहा, प्रॉपर्टी तो काफ़ी अच्छी है, मैं जब तुम्हारे डैड के साथ देखने के लिए गया था तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे डैड कभी भी इस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए जाते नहीं थे, ना ही इसके बारे में ज़्यादा जिक्र करते थे। जेनी उस घर को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो उस घर को देखने के लिए वहाँ पर पहुंची। वो जो घर था वो काफ़ी सुनसान इलाके में था, एक जंगल में बसा हुआ अकेला घर जिसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई दूसरा घर नहीं था, और वो घर दिखने में काफ़ी अच्छा था। जेनी ने जब उस घर को देखा तब वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसके डैड ने इस घर को जेनी से छुपा कर क्यों रखा। उसके बाद जेनी को वो घर इतना पसंद आ गया कि उसने फैसला किया कि वो उसी घर में रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत घर था और वहाँ का जो माहौल था
वो भी काफी ज्यादा सुंदर था। हरे भरे पेड़ और साफ हवा जेनी को काफी पसंद आ रही थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो अब उसी घर में रहेगी। उसने उस घर में रहना शुरू कर दिया और कई दिनों तक काफी कुछ अच्छा चलता रहा। वो अपने पेरेंट्स की गम से निकलना चाहती थी, इसलिए नई नई चीजें ट्राई करती रहती थी, खुश रहने के तरीके ढूंढती रहती थी। तभी एक रात वो जब टीवी देख रही थी, तभी अचानक से उसे छत पर कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई भारी भरकम चीज उसके छत पर आकर गिरी हो। जब जेनी ने यह आवाज सुनी तब उसे बहुत अजीब लगने लगा और साथ ही साथ उसे डर भी लगने लगा। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ गई और जैसे ही वो छत पर तो पहुंच गई थी, लेकिन जेनी जो थी वो छत पर जा रही सीढ़ियों तक तो पहुंच ही गई थी। वो कुछ ही सीढ़ियों को चढ़ भी गई थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई भारी भरकम भेड़िया वहां छत पर सांस ले रहा हो। ये आवाज सुनकर जेनी की जो दिल की धड़कनें थी वो बहुत ही तेज हो गई और वो काफी ज्यादा घबरा भी गई थी। तभी दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा और खटखटाने की जो आवाज थी उसे सुनकर उसकी घबराहट 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। जेनी इतनी ज्यादा डर गई और घबरा गई जिससे वो बेहोश हो गई और सुबह उसकी आंखें खुली। जब वो उठी तो उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि पूरी रात वो एक ही जगह पड़ी हुई थी। जब वो बाहर घर से निकली तो उसने दरवाजे पर देखा तो किसी ने नाखूनों से खुरुच खुरुच कर उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था और उस दरवाजे पर लिखा हुआ था, इस प्रॉपर्टी को खाली कर दो, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जेनी समझ गई कि उसकी जान को उस घर में खतरा है, इसलिए उसने पुलिस को कंप्लेन कर दी। थोड़ी देर बाद उसके घर पुलिस आई और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगी। पुलिस वालों ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मजाक मस्ती करते रहते हैं। इस जंगल में भी कोई होगा बदमाश जिसने ये आपको डराने के लिए छोटा सा मजाक किया होगा। बाकी आप घबराइए मत, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। हमारे जो लोग हैं वो आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। उस ऑफिसर ने 2 पुलिस वालों को जेनी के घर पर तैनात कर दिया एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ताकि कोई भी जेनी को नुकसान ना पहुंचा पाए। जब जेनी के घर के बाहर पुलिस वाले तैनात हो गए तब जेनी को कोई भी फिक्र नहीं हो रही थी। वो बेफिक्र होकर अपने घर में सो गई। तभी रात के 3 बजे एक पुलिस वाले के चिल्लाने की आवाज आई और ये जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी, जैसे कोई उसे काफी बुरी तरह से मार रहा हो। जब जेनी ने यह आवाज सुनी तब उसकी रूह कांप गई और दोनों पुलिस वालों की जो आवाजें थी वो काफी दर्दनाक थी। जेनी ने अपना फोन उठाया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। रात में ही पुलिस वाले जो थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो नज़ारा देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। उन्होंने देखा कि दोनों पुलिस वालों की लाशों के टुकड़े वहीं घर के बाहर पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काफी तड़पा तड़पा के मारा गया हो। जेनी इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वो घर से बाहर निकली ही नहीं थी। वो चुपचाप से अपने कमरे में छुपकर बैठी हुई थी और उसके बाद पुलिस वाले जब वहां पर आए तब जाकर जेनी को बाहर निकलने की हिम्मत आई। और फिर जेनी ने फिर से दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे पर फिर से कुछ नाखूनों से खरोच के लिखा गया था और इस बार दरवाजे पर लिखा गया था, तुम चाहे जो कुछ कर लो, ये प्रॉपर्टी मेरी है। इस प्रॉपर्टी से चली जाओ वरना मारी जाओगी जैसे ये लोग मारे गए। ये सब नजारा देखने के बाद जेनी बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, जितना जल्दी हो सके आप इस घर को खाली कर दीजिए और अपने दूसरे घर में रहने के लिए चली जाइए। यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है और ये जो कोई भी कर रहा है ये कोई आम इंसान मुझे नहीं लग रहा है। जेनी तुरंत अपना सामान जो था उसे पैक करने लगी और सारा सामान पैक करके अपने उसी घर में जिसमें वो पहले रहती थी उसमें वापस पहुंच गई। तभी उसका जो फोन था वो रात के वक्त फिर से बजा और नंबर अननोन था। जब जेनी ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, तुम्हें क्या लगा तुम उस प्रॉपर्टी को छोड़कर अपने पुराने घर में चली जाओगी?
तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी हालत में, और अगर तुमने मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जैसे उन ऑफिसर्स को मारा था। अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में है। उन पुलिस वालों की जो लाशें थी वो जेनी की आंखों के सामने आ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसने फैसला किया कि ये जो कोई भी है ये उसे प्रॉपर्टी देकर अपनी जान को छुड़वा लेगी। उसने फैसला कर लिया था कि वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ देगी। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। एक तो अपने माता पिता के गुजर जाने का गम, ऊपर से ये भयानक चीजें उसे जीने नहीं दे रही थी और वो रोते रोते ही बेहोश हो गई। तभी सपने में अचानक से उसने देखा कि वो जैसे बचपन में थी, छोटी सी वैसी ही है और उसके पिता उसे गोद में खिला रहे हैं। जेनी के पिता ने उससे कहा, क्या सोच रही हो जेनी? तुम तो मेरी बहादुर बेटी थी ना। क्या तुम डर कर मेरी पसंदीदा प्रॉपर्टी को उस इंसान के हवाले कर दोगी? बोलो, मेरी बेटी इतनी कमजोर है कि किसी के डराने धमकाने से वो हार मान जाएगी। एक बार सोचना जरूर। उस प्रॉपर्टी में मेरी जान बसती है, समझी? मैंने उस प्रॉपर्टी को इतने सालों से लोगों की नजरों से छुपा कर रखा और अब वो प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथों में है। मुझसे वादा करो कि कुछ भी हो जाए उस प्रॉपर्टी को तुम अपने पास ही रखोगी, समझी? और जेनी ने हाँ में सर हिलाया। जब वो सुबह उठी तब उसकी आंखों में आंसू थे और उसने फैसला कर लिया था। जेनी ने उठकर सबसे पहले पुलिस वालों को कॉल किया और थोड़ी ही देर में पुलिस वाले जो थे वो वहां पर आ गए। पुलिस वालों ने कहा, जी कहिए। जिसके जवाब में जेनी ने कहा, क्या कहिए? आपने अभी तक उसको पकड़ा नहीं है जिसने मेरे घर पर हमला किया था? कल रात को पता भी है क्या हुआ? मुझे फिर से फोन आया था और वो फोन उसी का था जिसने मेरे घर पर हमला किया था और वो कह रहा था कि मैं घर छोड़ दूं वरना वो मुझे मार देगा। जब ये बात पुलिस वालों ने सुनी तब उन्होंने कहा, क्या? आप मुझे नंबर दीजिए, मैं वो नंबर ट्रेस करवाता हूं, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब जेनी ने यह बात सुनी तब जेनी ने कहा, उस हमले को इतने दिन हो गए हैं, अब तक आपने आदमी को पकड़ा नहीं है, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। जिसके जवाब में उस पुलिस वाले ने कहा, देखिए जितना हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। जिस नंबर से जेनी को कॉल आया था वो नंबर उसने पुलिस वालों को दे दिया और पुलिस वाले भी तहकीकात में लग गए। सभी पुलिस वाले वहां से जा रहे थे तभी जेनी ने कहा, देखिए मुझे सुरक्षा चाहिए, मैं ऐसे सेफ फील नहीं कर सकती और इस बार ज्यादा पुलिस वाले मेरे घर पर तैनात करिए। उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो वापस नहीं होना चाहिए। जिसके बाद उस ऑफिसर ने कहा, जी आप घबराइए मत, मैं बहुत सारे पुलिस वाले जो आपके घर के बाहर तैनात कर देता हूं और कड़ी निगरानी रखी जाएगी आपके घर पर, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे हम। उस पुलिस वाले ने एक पूरी जो फोर्स थी उसे घर के बाहर तैनात कर दिया ताकि जेनी को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। जब पूरी जो फोर्स थी वो जेनी के घर के बाहर तैनात हो गई और उन सभी के हाथों में हथियार को देखकर जेनी का जो खौफ था वो खत्म हो गया और उसे पूरा भरोसा हो गया कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। रात के वक्त मौसम जो था वो अचानक से ही खराब होने लगा, आसमान में बिजलियां चमकने लगी और जेनी बहुत ज्यादा घबराने लगी। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर आना सख्त मना है, वापस चले जाओ वरना मारे जाओगी। ये बात एक पुलिस ऑफिसर कह रहा था और जेनी सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर ये कह किसको रहा है। उसके बाद उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि घर से थोड़ी ही दूर एक आदमी अपना मुंह ढके खड़ा है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है। उस आदमी की जो आंखें थी वो लाल चमकती हुई थी और उन्हीं लाल चमकती हुई आंखों से उसने जेनी की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने एक शॉल ओढ़ी हुई थी और उस शॉल को उसने जमीन पर गिरा दिया और सारे जो पुलिस वाले थी वो उस आदमी की तरफ तान दी। एक पुलिस वाले ने कहा, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना वरना मारे जाओगे। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तो वो मुस्कुराने लगा और
सीधा चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उस आदमी को आगे बढ़ता हुआ देख सभी पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली का जो असर था वो उस आदमी को नहीं हो रहा था, बल्कि वो हंस रहा था। वो गोलियां जैसे उसे गुदगुदा रही हो और वो जेनी की तरफ ही देख रहा था। सभी पुलिस वाले अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। ऊपर से खिड़की से ये सारा नजारा जेनी देख रही थी। तभी वो जो आदमी था वो देखते ही देखते एक भेड़िए मानव में बदल गया। उसकी जो हाइट थी वो लगभग 8 फुट हो गई और उसका भारी भरकम जो शरीर था, जिसे देखकर सभी पुलिस वाले वहां से इधर से उधर भागने लगे। एक पुलिस वाले ने कॉल किया और भी ज्यादा फोर्स मंगाने के लिए। वो जो भेड़िया मानव था वो एक एक करके सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतार रहा था। किसी की मुंडी उखाड़ कर, किसी के पेट को फाड़ कर वो सभी को मार रहा था। और जब सारे पुलिस वाले मर गए तब उसके बाद उस भेड़िए मानव ने जेनी की तरफ देखा। जेनी वहां से भागने ही वाली थी। उससे पहले ही वो जो भेड़िया मानव था वो एक ही छलांग में खिड़की को तोड़कर घर के अंदर घुस गया। और ये सब देखकर जेनी वहीं पर गिर गई और घबराने लगी। उस भेड़िए मानव ने जेनी की तरफ हंसते हुए देखा और उसके जो भारी भारी कदम थे वो जेनी की तरफ बढ़ रहे थे। जेनी ने कहा, देखो देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें वो घर नहीं दूंगी, समझे तुम। और फिर वो जो भेड़िया मानव था उसने कहा, घर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वरना तुमने एक नमूना देख ही लिया है कि मैं लोगों की जान कैसे लेता हूँ। उस भेड़िया मानव ने अपने बड़े बड़े लंबे लंबे जबड़े और नाखून दिखाए, जिसे देखकर वहीं पर वो जो जेनी थी वो बेहोश हो गई और उसकी जो आंखें थी वो बहुत देर बाद हॉस्पिटल में खुली, जहां पर डॉक्टर्स जो थे वो उसका इलाज कर रहे थे। जेनी ने डॉक्टर से पूछा, मैं तो अपने घर में थी, मैं यहां कैसे पहुंची? और फिर उस डॉक्टर ने बताया, जी आप अपने घर में बेहोश पड़ी हुई थी। जब पुलिस वाले वहां पर गए तब आप उन्हें बेहोश मिली और वो आपको यहां पर लेकर आ गए। बहुत खुश नसीब हैं आप उस भेड़िया मानव से बच गई। टीवी में वही हेडलाइन थी, उस भेड़िया मानव का दिखना और सभी पुलिस वालों का मारा जाना। ये सब देखने के बाद पूरा जो देश था वो हैरान था। भेड़िया मानव, जिसे लोग किस्से कहानियों में सिर्फ एक कहानी के पात्र की तरह मानते थे, वो पात्र वो असल जिंदगी में देख रहे थे। जब जेनी उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई तब उसे कुछ लोग लेने के लिए आए और उन लोगों ने कहा, जेनी, हमारे जो बॉस है वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपकी सुरक्षा के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। और उसके बाद जेनी ने कहा, मैं आपका भरोसा कैसे करूं? उसके बाद वो जो लोग थे उन्होंने अपनी आईडी कार्ड्स दिखाए, जिसके बाद जेनी को भरोसा हुआ उन पर। वो जो लोग थे वो जेनी को बैठाकर एक सीक्रेट जगह पर ले गए, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को देखकर जेनी का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के बचपन के दोस्त थे। और जब जेनी ने अपने पापा के बचपन के दोस्त को देखा तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कहा, अंकल थॉमस, आप? और फिर वो जो थॉमस थे उन्होंने कहा, मैं ही हूं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे जो कोई भी है उसे हम देख लेंगे। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है अब वो मेरी है। और फिर जेनी ने कहा, थॉमस अंकल, जब पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर पाए तब आप मेरी क्या मदद करेंगे? जिसके जवाब में थॉमस के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, तुम्हें अभी पता नहीं है मैं और तुम्हारे डैड क्या चीज है। तभी वो जो थॉमस थे उन्होंने कहा, मार्क, यहां पर आओ। तभी वो जो बूढ़े अंकल थे थॉमस, उन्होंने कहा, मार्क, बाहर आओ। और उसके बाद एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी वो बाहर आया और उसने जेनी की तरफ देखा और उसने कहा, हाय, मेरा नाम मार्क है और मैं आपकी सुरक्षा के लिए हायर किया गया हूं। आज से मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। जब जेनी ने ये बात सुनी तब उसने
मार्क को ऊपर से नीचे तक देखा। तब जेनी ने कहा, ये मेरी सुरक्षा करेगा? क्या क्या आप मजाक कर रही है? हाँ, जब पूरी पुलिस फोर्स मिलकर उस भेड़िया मानव को मार नहीं पाई तो ये अकेला, वो भी इसकी उम्र भी कम लग रही है, क्या करेगा ये उस भेड़िए मानव के सामने? मैंने उस भेड़िए मानव को देखा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी आंखों में मौत साफ साफ दिखाई देती है। उसके जबड़ों से बहता हुआ लार किसी को भी डराने के लिए काफी है। या आखिर उस भेड़िए मानव का कैसा सामना करेगा? और फिर वो जो थॉमस अंकल थे उन्होंने कहा, बेटी, कभी कभार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जो मैंने कहा उसे मानो। ये तुमसे अलग नहीं होगा, तुम्हारे साथ घर में ही रहेगा एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तुम इसे ले जाओ। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये मेरा कार्ड है और इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, मुझे कॉल करना। वो भी बिना सोचे समझे। अब जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी मीटिंग्स में जाना है। जब ये बात जेनी ने सुनी तब वह हैरान हो गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अपने थॉमस अंकल के कहने पर वो जो जेनी थी वो मार्क को लेकर अपने घर आ गई, जहां पर जेनी बार बार मार्क को देख रही थी। और उसके बाद जेनी ने कहा, तो बताओ अपने बारे में कुछ, तुम्हारा नाम मार्क है और कुछ? और फिर मार्क ने कहा, मेरा नाम मार्क है और मैं आपका सिक्योरिटी गार्ड हूं, और क्या बताऊं? और फिर जेनी ने कहा, तो और कुछ तो बताओ, मेरा मतलब है कि कहाँ रहते हो, मतलब माता पिता कौन है, और क्या मतलब पढ़ाई वगैरह, कुछ तो पर्सनल लाइफ होगी ना। और फिर वो जो मार्क था उसने कहा, पर्सनल लाइफ मेरी कोई नहीं है। माता पिता बचपन में गुजर गए, उसके बाद मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। थॉमस अंकल ने मुझे बचपन से ट्रेनिंग दी, लड़ने की और भी कई चीज़ों की। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मुझ में कुछ अलग चीज़ें भी हैं। और फिर जेनी ने कहा, अलग चीज़ें जैसे? और फिर मार्क ने कहा, वो सब आपको समय आने पर ही पता चलेगा, मैं ऐसे बिना वजह किसी को नहीं बताता। पूरा दिन बीत गया। उसके बाद में जेनी जो थी वो रात के वक्त सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और वो जो मार्क था वो कमरे के बाहर ही पहरेदारी कर रहा था। तभी बिजली कड़कने की जो आवाज थी वो आई और मौसम खराब होने लगा। जेनी जो थी वो भागती हुई रूम के बाहर आई और उसने मार्क से कहा, वो आने वाला है। वो जब भी आने वाला होता है तभी मौसम खराब हो जाता है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। हाँ, अब हमारा क्या होगा? मार्क ने कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, अगर वो आता है तो मैं देख लूंगा। तभी एक धड़ाम सी आवाज आई, ऐसा लगा जैसे छत पर कोई चीज गिरी है। और तभी ऊपर से किसी के दहाड़ने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर जेनी जो थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। और वो जो आवाज थी वो किसी भेड़िया मानव की ही थी। मार्क और जेनी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एक धड़ाम सी आवाज आई, जैसे उसके छत पर कोई भारी भरकम चीज गिरी हो। और जेनी जो थी वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। जेनी ने कहा, आ गया। मार्क ने जेनी को शांत करते हुए कहा, देखिए मैं हूं, आप घबराइए मत। जिसके जवाब में जेनी ने कहा, तो तुम हो तो मैं क्या करूं? तुम भी तो आम इंसान हो। हाँ, पता नहीं वो मेरी रक्षा कैसे करोगे? वो इतना खतरनाक है, 8 फुट का हो जाता है, भारी भरकम, न जाने कितने टन्स का वजन हो जाता है उसके शरीर का। वो एक पंजे में तुम्हें मार देगा जान से। हे भगवान, थॉमस अंकल ने किसे भेज दिया? जब मार्क ने यह सुना तब मार्क ने कहा, वो तो देखा जाएगा कौन किसे मारता है। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई और दरवाजा जो था वो टेरेस का टूटा था और कोई सीढ़ियों से नीचे आने लगा। जेनी जो थी वो एक बेड के नीचे छुप गई और मार्क बाहर ही खड़ा था। तभी मार्क ने देखा कि एक आदमी नीचे उतर रहा है और उसके भारी भारी कदमों की आवाज से पूरा जो घर था वो गूंज रहा था। उस आदमी ने कहा, वो लड़की कहाँ है? वो लड़की मुझे चाहिए। जिसके बाद मार्क ने कहा, वो तो नहीं मिलेगी। और फिर जब ये बात उस आदमी ने सुनी
तब वो गुस्से में आ गया और उसके जो दांत थे वो भेड़िए मानव की तरह नोकीले हो गए और उसने कहा, अभी तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। अगर जान की सलामती चाहते हो तो हट जाओ, वरना मारे जाओगे। जब ये बात मार्क ने सुनी तब मार्क ने कहा, मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दो, अगर इतना आसान तुम्हें लग रहा है तो। ये बात जो थी वो उस आदमी के लिए एक चुनौती के बराबर थी, इसलिए उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और वो देखते ही देखते एक भेड़िए मानव में बदल गया और उसकी दहाड़ से पूरा जो घर था वो हिलने लगा। जैनी को अब यही लग रहा था कि वो भेड़िया मानव मार्क को मार देगा, लेकिन जैसे ही वो जो भेड़िया मानव था वो मार्क की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा, उससे पहले ही मार्क के शरीर में भी अजीब अजीब से बदलाव होने लगे। देखते ही देखते वो मार्क भी एक भेड़िए मानव में बदल गया, जिसे देखकर वो जो दूसरा भेड़िया मानव था उसने कहा, तभी तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर पा रहे थे, क्योंकि तुम भी एक भेड़िए मानव हो। उन दोनों में एक बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई से जैसे ताश का बना हुआ घर गिरता है वैसे ही उस घर की दीवारें भी इधर से उधर गिर रही थी। उन दोनों की लड़ाई से एक भूकंप आना शुरू हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे। कभी मार्क उस भेड़िए मानव पर भारी पड़ता, कभी वो भेड़िया मानव मार्क पर भारी पड़ता, लेकिन लड़ाई जो थी वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। जैनी जो थी वो छुपकर सारी आवाजें सुन रही थी और वो सारी आवाज सुनते सुनते उसका जो कलेजा था वो मानो बाहर को आ गया था। लड़ते लड़ते काफी देर हो गई और वो जो भेड़िया मानव था वो अपने इंसानी रूप में आ गया और वो बहुत ही ज्यादा घायल था। मार्क भी ह्यूमन फॉर्म में आ गया और वो भी काफी ज्यादा घायल था। मार्क ने उस आदमी की कॉलर को पकड़ा और मार्क ने कहा, बोल, आखिर क्यों पड़ा है तो उस प्रॉपर्टी के पीछे? क्या है उस प्रॉपर्टी में ऐसा? तो कहानी जो थी वो यहीं तक की थी आज की, और अगला पार्ट जो है वो आपको कल सुनने को मिलेगा। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर से कर दें कि हाँ हमको पार्ट 2 जल्दी चाहिए, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो नया चैनल है उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी स्टोरीज़ मैं सुनाने वाला हूँ, तो उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।